हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जेई का पेपर। आज का पेपर जो होने वाला है वो नॉन टेक्निकल पेपर होने वाला है। कल ही हमने टेक्निकल के 70 क्वेश्चंस को अपलोड किया, आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और आपके कमेंट्स मिले कि हमें नॉन टेक्निकल पेपर भी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज का ये सेशन लेकर आए हैं। तो आज के सेशन में जो 30 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 10 रीजनिंग के थे, 10 जनरल अवेयरनेस के थे और 10 जो थे वो इंग्लिश के थे, वो 30 क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिस्कस किया। अगर आप ये सेशन देखोगे तो आपको वो 30 के 30 क्वेश्चन समझ आएगा कि किस तरह पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम स्टडी स्टार्ट करने से पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पिछले साल कैसा पेपर आया था, और वो आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको आज का सेशन कंप्लीट एंड तक अच्छे से देखना होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपकी ये एग्ज़ाम के लिए और भी सेशंस आए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। उसी के बेसिस पे आप रीजनिंग चाहते हो, आप जनरल अवेयरनेस चाहते हो, आप इंग्लिश सेशंस चाहते हो, आप जो भी सेशंस चाहते हो, आपको उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। अकॉर्डिंगली आपके लिए सेशंस लाए जाएंगे। और अगर आप चाहते हो, यह हमारा शिफ्ट 1 का पेपर था जो कि 18 दिसंबर 2019 को हुआ था। अगर आप चाहते हो कि शिफ्ट 2 का भी आपको पेपर चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कीजिए, तो आपको शिफ्ट 2 भी मिलेगा। तो आपको आज का सेशन कंप्लीट अच्छे से देखना होगा, जो कि आपका 30 मार्क्स होता है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप 70 मार्क्स के लिए इतना ज़्यादा प्रिपेयर करते हो, उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हो, तो जो आपका सिलेक्शन दिलवाता है आपको एट दी एंड, वो दिलाता है आपका 30 मार्क्स का जो होता है नॉन टेक्निकल पोर्शन। जिन लोगों का ये नॉन टेक्निकल पोर्शन थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग होता है, उन लोगों का सिलेक्शन बहुत जल्दी से हो जाता है। तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, इसे भी ध्यान में रखना है, इसके लिए भी स्टडी करनी है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कंप्लीट स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सिलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पे हमारे पास ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ को हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो हमारी सीरीज़ है 4, 11, 19, 41, 79, क्वेश्चन मार्क एंड 319। अब हम सीरीज़ को अगर ऑब्जर्व करते तो हमें ये नज़र आ रहा है कि वो सीरीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो जब भी सीरीज़ इंक्रीज़ होती है तो उसके दो पहलू होते हैं, इधर उसमें होगा आपका डिफरेंस या फिर होगा मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। 4 से अगर मैं 11 - 4 करूँगी तो आपका आएगा 7, लेकिन 11 - 19 कर रहा है तो 8 आ रहा है, एंड 41 - 19 करते हैं तो एक नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, जो कि 7 और 8 से रिलेट भी नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स सीरीज़ जो है वो डिफरेंस की नहीं है। इसी का मतलब ये हो जाता है कि वो सीरीज़ मल्टीपल, मतलब कुछ तो भी उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8 हो जाएगा, एंड 8 में अगर हम 3 को ऐड करते तो 11 होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इंटू 2 + 3 किया। अब नेक्स्ट सीरीज़ को अगर मैं 11 × 2 करती हूँ तो आएगा मेरा 22, जो कि मेरा 19 से बड़ा हो जा रहा है। अब मैंने पहले इसमें क्या किया था, इंटू 2 + 3 किया था। अब मैं +3 तो कर नहीं सकती, बिकॉज ऑलरेडी मेरा जो आया वो 22 आ चुका है, तो मुझे कुछ माइनस करना होगा। अगर मैं 22 में से 3 माइनस करती हूँ तो मुझे 19 मिलता है। दैट मीन्स पहली बार क्या हुआ, इंटू 2 + 3 हुआ, एंड सेकेंड टाइम क्या हुआ, इंटू 2 - 3 हुआ। तो थर्ड टाइम अपन क्या करेंगे, इंटू 2 + 3 करेंगे फिर से। अगर मैं इंटू 2 + 3 करती हूँ, 19 × 2 कितना होता है, 38 होता है, एंड 38 + 3 कितना हो जाएगा आपका 41, ठीक है। मतलब पहली बार क्या हुआ, इंटू 2 + 3, सेकेंड टाइम क्या हुआ, इंटू 2 - 3, थर्ड टाइम क्या हुआ, इंटू 2 + 3, फोर्थ टाइम क्या होगा फिर, इंटू 2 - 3। तो अपने को कौन सी टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, इंटू 2 + 3। तो 79 × 2 कितना होगा, 158, एंड 158 + 3 कितना हो जाएगा, 161, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जब भी सीरीज इंक्रीज होती है उसके दो चीज़ें हो सकती है, इधर डिफरेंस होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। जब सीरीज बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ही होता है, एंड जब सीरीज स्लोली इंक्रीज होती है दैट मीन्स डिफरेंस होता है। ये इसका आप इस तरह आप इसे कंसिडर कर सकते हो, इस तरह आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन ए, दैट इज 161। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन 25 minutes the minute hand gains over the hour hand by।
25 मिनट में हमें ये बताना है कि हमारा जो मिनट एंड है वो आर एंड से कितने से गेन करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको उसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। फॉर्मूला है हमारा एंगल, हमें एंगल ही निकालना है कि वो कितने डिग्री का है। ठीक है, तो एंगल इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू एम, एम मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा मिनट, माइनस 30 इंटू आर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। 11/2 मिनट कितने हैं हमारे पास, 25 मिनट्स का ही हमें बताना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 25, मिनट की जगह पे हम प्लेस करेंगे 25 एंड 30 इंटू आर। आर हमें गिवन है क्या, नहीं, तो आर क्या कंसिडर करेंगे हम, 0। अगर यहाँ पे होता 1 आवर 25 मिनट में मिनट एंड आर हैंड से कितने से गेन करता है, तब हम इस फॉर्मूले में आर की जगह पे 1 आवर को पुट करते थे। 1 आवर 25 मिनट या फिर 2 आवर्स 35 मिनट्स या फिर 3 आवर्स 45 मिनट्स जो भी होता, तो उस टाइम पे आर जो होता है वो हमें जितने भी घंटे दिए होते हैं वो हमें वहाँ पे लेना होता है। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिनट की बात की जा रही है, इसलिए हम आर के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे। तो हम अब हमारा क्या हो जाएगा, 11 इंटू 25 कितना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसा करना हम अभी मैं आपको बताती हूँ। 11 इंटू 25 करना है तो आप कैसे करोगे, 25 इंटू 10 करोगे, दैट इज 250 एंड 25 इंटू 1 बचेगा आपका, तो वो हो जाएगा प्लस 25। तो 250 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका, 275। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 275 डिवाइडेड बाई 2 एंड 30 इंटू 0 विल बी 0 एंड माइनस भी करते तो सेम आना है, दैट मीन्स वो टर्म हम कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा 275/2 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 137.5 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको बाय बेसिक मेथड जाना है तो आप बेसिक मेथड भी जा सकते हो, बट उसके लिए थोड़े लॉजिक्स आपको बिल्ड करने होंगे। ये फॉर्मूला बेस्ट है, आप याद कर लीजिए। अगर आपके एग्जाम में आता है तो इस तरह से आपको वैल्यूज पुटअप करनी है और आपका आंसर निकालना होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लॉजिक्स हैव as many letters between them in the word as in the alphabet। अब हमें क्या करना है, लॉजिक्स में हमें कितने पेयर्स फॉर्म हो रही है ये हमें निकालनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब इसको 2 वे से सॉल्व कर सकते हैं। इधर हम सीधा ABCD मतलब जैसे हमें लेटर्स है उसी को उसी तरह काउंट करो, या फिर LOGICX के आप जो नंबर होता है, पोजिशनल वैल्यू होती है वो लिख लो। ठीक है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय लेटर जाएंगे, L से स्टार्ट करेंगे। L से हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करना होगा आगे। ठीक है, L के बाद क्या आता है, L M N O P Q, एक भी पेयर फॉर्म नहीं हुआ। देन हम O से स्टार्ट करेंगे, O P Q R S, एक पेयर फॉर्म हुआ आपका O से S का। ठीक है, आप इस तरह बना लो साइन। ठीक है, देन आगे हम G से स्टार्ट करेंगे, G H I J, कोई पेयर फॉर्म नहीं हुआ। देन I J K, कोई भी पेयर फॉर्म नहीं हुआ। C के बाद D आता है, कोई भी पेयर फॉर्म नहीं हुआ। जब हम लेफ़्ट टू राइट गए तो अब हमारा एक पेयर फॉर्म हुआ, उसी तरह हमें अब राइट टू लेफ़्ट भी आना होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम S, S T U V W X, कोई भी पेयर फॉर्म नहीं हुआ। देन C D E F G, कोई पेयर फॉर्म नहीं हुआ। I J K L फॉर्म हुआ पेयर। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पेयर फॉर्म हो। अब हम इस तरह बना देंगे। देन हम फिर से देखेंगे, G H I नहीं फॉर्म हुआ, O के बाद आता है P। तो हमारा जब हम लेफ़्ट टू राइट गए तब एक पेयर फॉर्म हुआ, एंड जब राइट टू लेफ़्ट आए तब एक पेयर फॉर्म हुआ। दैट मीन्स टोटल 2 पेयर फॉर्म हुए हमारे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, जो कि हमारा ऑप्शन ए। समझ आया? बढ़ते आगे। अगर आपको इसकी पोजिशनल वैल्यू लिख के करना है तो आप पोजिशनल वैल्यू लिखो, और जैसा हमने लेटर्स के लिए काउंटिंग किया उसी तरह आपको नंबर्स के लिए काउंटिंग करना होगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिलेक्ट द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब हमें ये सीरीज को ऑब्जर्व करना है। जब भी कोई सीरीज आती है क्वेश्चन में, उसमें आपका ऑब्जर्वेशन 100% होता है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर भी बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तब अब हम सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं। हमने लिखा है 23, 29, 31,
37, 41, 43, 47। क्या हो रहा है जब हमने ये सीरीज़ को लिखा, हमें पता चल रहा है कि कॉन्जिक्यूटिवली यहाँ पे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, 23 के बाद का आता है 29, 29 के बाद का आता है 31, 31 के बाद का आता है 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। तो 47 के बाद का कौन सा प्राइम नंबर होता है? तो वो होता है आपका 53। ठीक है, 53। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 53। 49 तो नहीं आएगा बिकॉज 49 7 से डिवाइड होता है। 51 भी नहीं आएगा क्योंकि वो 17 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स मतलब होता है कि जो नंबर खुद से डिवाइड होता है, मतलब कि जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ 17 कैसा, इसे प्राइम नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद के नंबर से, दैट मीन्स 17 से, बाकी ये कोई भी टेबल में नहीं आता है। इस टाइप के नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जो नंबर 1 से डिवाइड होता हो और खुद से डिवाइड होता हो वो होता है हमारा प्राइम नंबर। एंड इसी के अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही मल्टीपल होते हैं ऑलवेज। ठीक है, बट कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन 2 मल्टीपल्स। दैट मीन्स 1 होगा, नंबर इटसेल्फ एंड जो भी बाकी टेबल्स में आता हो वो, तो उसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से डिवाइड होता है एंड खुद के नंबर से डिवाइड होता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 मल्टीपल होते हैं, वो होता है प्राइम नंबर। तो ये जो सीरीज थी ये प्राइम नंबर की सीरीज थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53। वैसे 59 भी प्राइम नंबर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 53। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। 8 टीचर्स पवन, कलीम, रवि, सोमू, तिवारी, विहान, जगन एंड मोहन, मतलब कि 8 टीचर्स है। ये क्या है? एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सर्क्यूलर सिटिंग अरेंजमेंट। एंड आर सिटिंग इन अ सर्क्यूलर फेसिंग सेंटर एंड ऑल आर फेसिंग सेंटर। ठीक है, 8 लोग हैं, सर्कल बना लेना एंड उसमें आपको 8 प्लेसेस बनानी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, एंड ऑल पर्सन्स आर फेसिंग सेंटर। ठीक है, ये बात पता चल गई। अब उसके बाद क्या होगा? अब हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तिवारी सेकेंड टू द राइट ऑफ रवि। अगर रवि को मैंने यहाँ पे रखा तो तिवारी जो है वो सेकेंड राइट है रवि के। रवि यहाँ पर है तो इसके सेकेंड राइट में तिवारी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा रवि हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ पवन, मतलब कि रवि क्या है? पवन के थर्ड राइट में, तो पवन को यहाँ बैठाना होगा क्योंकि पवन के थर्ड राइट में कौन है? रवि। इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सोमू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पवन। अब पवन के सेकेंड लेफ्ट में है सोमू, तो पवन यहाँ पर है, सेकेंड लेफ्ट इधर आएगा, दैट मीन्स सोनू यहाँ पर बैठ जाएगा आपका सेकेंड टू द लेफ्ट। एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ कलीम। और जो एंड किसके लिए होता है? जो सबसे सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड होता है उसके लिए, तो वो एंड किसके लिए आया है? आपका सोमू के लिए आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? सोमू इज फोर्थ टू द राइट ऑफ कलीम, मतलब कि कलीम आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसके फोर्थ एंड में 1 2 3 4 सोमू यहाँ पर आ गया। ठीक है, देन मोहन इज थर्ड टू द राइट ऑफ विहान हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पवन। हु किसके लिए है? विहान के लिए है। ठीक है, हु जब भी आता है तो वो उसके बाजू में जो बैठा होता है उसके लिए आता है। तो विहान इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पवन, मतलब कि पवन के बाजू में विहान नहीं आएगा। दैट मीन्स हमारे पास एक ही प्लेस बची हुई है जहाँ पे विहान आ सकता है, तो विहान जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मोहन इज थर्ड टू द राइट ऑफ विहान, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? मोहन। और यहाँ पे कौन सी प्लेस आएगी? पवन के यहाँ पर आएगा जो बचा हुआ है वो। ठीक है, जो कि हमारा जगन। हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है, हमने क्या किया? जैसे जैसे सेंटेंस आ रहे थे उसी तरह हमने उसे इम्प्लीमेंट किया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ तिवारी। तिवारी के सेकेंड राइट में कौन है? तो 1 2, दैट इज मोहन। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मोहन, जो कि है ऑप्शन डी। समझ आया? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। In WHM Boys Hostel, breakfast is served at 7 a.m. and dinner is served 12.5 hours after that. At what time is dinner served? ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर
आपको क्या पूछा गया है कि 7 बजे, सुबह के 7 बजे आपको दिया गया है ब्रेकफास्ट, ठीक है। और पूछा क्या गया, बोला क्या गया है कि 12.5 घंटे बाद आपको दिया गया है डिनर। तो आपको कितने बजे दिया गया है डिनर, डिनर का टाइमिंग पूछा है। दैट मीन्स अगर 7, मतलब क्या बोला है 12.5 घंटे बाद, मतलब अगर सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक हो गया आपका 12 घंटा, और उसके बाद आधा घंटा और ज़्यादा। दैट मीन्स आपको शाम को 7:30 बजे दिया गया था डिनर। और शाम के 7:30 बजे को अगर हम 24 आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस जो है हमें 24 आवर्स में पूछे हैं, अगर हम 7:30 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं 24 आवर क्लॉक में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19:30 को आपको डिनर प्रोवाइड किया गया, ठीक है। आप इसको इस तरह सॉल्व करोगे। क्या किया था हमने, सुबह 7 बजे दिया गया, सुबह 7 से शाम के 7 कितना हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा, एंड उसके बाद हाफ एन आवर हम उसमें ऐड कर देंगे, दैट इज 7:30 को हमें डिनर प्रोवाइड किया गया। और उसको अगर हम 24 आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा 19:30 उसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 12 के बाद कितना बचता है, 13 बचता है, 13 मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 19 मतलब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7:30 इसका सही आंसर था। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इस टाइम के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी वे से सॉल्व करना होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू सिलोजिज्म्स है, तो इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दी होती है एंड कंक्लूजन दिया होता है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें कंक्लूजन कितने करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। जो भी आंसर होता है फिर हमें वो फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट को बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोला है, ऑल बुक्स आर पेन, मतलब पूरे के पूरे बुक्स जो है वो पेन है। देन क्या बोला है, ऑल पेन्स आर इरेजर, तो पूरे के पूरे पेन क्या है, इरेजर है। एंड उसके बाद क्या बोला है, ऑल इरेजर्स आर फाइल्स, ठीक है। अब हमें कंक्लूजन में क्या पूछा है, ऑल पेन्स आर फाइल्स, पूरे के पूरे पेन फाइल हो सकते हो क्या, यस हो सकते हैं। फिगर में आपको दिख रहा है पूरे के पूरे पेन जो है वो फाइल हो सकता है, पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन ऑल पेन आर बुक, पूरे के पूरे पेन बुक हो सकती है, ऑल पेन आर बुक ये पूछा है, ऑल पेन आर बुक होगी क्या, नहीं। अकॉर्डिंग टू फिगर ऑल पेन आर बुक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी की पूरी बुक जो है वो पेन है, पूरे के पूरे पेन बुक नहीं है। फिगर में हमें जितना नजर आता है वही इसका आंसर होगा। तो ऑल पेन आर बुक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन ऑल फाइल आर बुक, फाइल बुक पूछिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी ध्यान में रखना ऑल के पूरे स्टेटमेंट आपके बनते हैं, ध्यान में रखना जब भी आपके ऑल के स्टेटमेंट पूछते हैं, आपको अगर लेफ्ट टू राइट पूछा गया ना तो आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑल में ही बट आपको राइट टू लेफ्ट पूछा गया तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा, अगर यहाँ पे पूछा रहता कि ऑल बुक्स आर फाइल तो करेक्ट होता, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, ऑल फाइल्स आर बुक, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। बट यहाँ पे एक और चीज़, अगर पूछा रहता सम फाइल्स आर बुक तो करेक्ट हो जाती थी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑल फाइल्स आर बुक जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। देन फिर से क्या पूछा है, ऑल फाइल्स आर पेन, फिर से क्या पूछा है, पूरे के पूरे फाइल्स पेन है क्या, ये भी गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा होता ऑल पेन्स आर फाइल तो वो करेक्ट होता, ऑल फाइल्स आर पेन नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे जो एक ही स्टेटमेंट था, ऑप्शन 1 जो था, कंक्लूजन 1 जो था वही करेक्ट हुआ। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सिलेक्ट द लेटर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो हमारी सीरीज क्या है, JLPVDN, एंड हमें जो नेक्स्ट है वो फाइंड आउट करना है। तो हम सीरीज को पहले लिख लेंगे, JLPVDN, ठीक है। जब हम J to L की तरफ जा रहे हैं तो बीच में क्या आ रहा है, K, सिर्फ एक लेटर आ रहा है, ठीक है। देन L से P की तरफ जा रहे हैं तो कितने लेटर्स बीच में आ रहे हैं, L M N O, 3 लेटर्स आ रहा है, हमने लिख लिया 3। 1 के बाद 3 आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ये हमें थोड़ा बहुत, अगर नेक्स्ट 5 आ गया दैट मीन्स समझ जाना कि ये ऑड नंबर्स का जो है डिफरेंस है। फिर P के बाद क्या आता है, Q R S T U, एग्जैक्टली 5 लेटर्स बीच में आ रहे हैं। मतलब अब क्या हो गया, 1 3 5,
तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 7 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा। तो नेक्स्ट लेटर आप 11 लेटर्स का आप डिफरेंस कर लीजिए, तो आपका जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब 11 लेटर्स का डिफरेंस कैसे करेंगे, n कितने नंबर पे है, n कितना होता है, n का जो हमारा पोजिशनल वैल्यू है वो कितना है 14 है। उसके बाद हमें 11 का डिफरेंस डालना है और उसके बाद का जो लेटर होता है वो लिखना है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 11 + 14 कितना हो जाएगा आपका 25, एंड 25 का बाद का जो लेटर है दैट इज Z, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये समझ आया, क्योंकि कैसे हमने किया, क्यों ऐड करके नेक्स्ट नंबर लिया, क्योंकि जब हमने J और L था उसमें हमारा डिफरेंस कितना आ रहा था, 1 का आ रहा था, ठीक है, मतलब कि K ही आ रहा था सिर्फ बीच में, तो हमने उसके बाद का लेटर यहाँ पे लिखा था। उसी तरह N और 11 तो हम आगे आगे ऐसे काउंट करेंगे तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए N का जो पोजिशनल वैल्यू था आप वो लिख लीजिए जो कि होता है 14, ठीक है, 14 पोजिशनल वैल्यू होता है वो लिख लिया। फिर 11 का डिफरेंस आ रहा था वो उसमें ऐड कर दिया, 25 आ गया। 25 किसका होता है, 25 के बाद का जो लेटर है वो हमें लिखना है। 25 के बाद का कौन सा होता है 26, जो कि होता है लास्ट लेटर, तो हो जाएगा यहाँ पे Z आंसर। अगर आप काउंट करके लिखना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। पोजिशनल वैल्यू आपको याद करनी है, याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रखते हो तो जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है A to Z सारी पोजिशनल वैल्यू आपको एग्जाम में लिख लेनी है, तो आपको और भी ईजी जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप एग्जाम में लिख लीजिए पेपर स्टार्ट होने के बाद। पेपर चालू होने से पहले ऐसी हरकतें मत कीजिए, क्योंकि वो चीज़ गलत होती है, ठीक है। बहुत बार आप कर लेती हो, फिर आपको वहाँ पे दिक्कतें होती है। बेटर है कि आफ्टर पेपर चालू टाइम ही कितना लगता है, 1 मिनट से भी कम लगता है लिखने को, तो पेपर चालू होने के बाद आप लिख लीजिए, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 5 school students were administered psychological tests to know their intellectual levels. In the report, the psychologists point out that Arvind is less intelligent than Bidan. तो अपन अब क्या करेंगे, इस टाइप के जब भी अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ से अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाती है वहाँ से उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या बोला है कि अरविंद जो है वो लेस इंटेलिजेंट है बिदान से, तो हमने लिख लिया अरविंद, ऐसे लिख दिया हमने, बिदान से इसे लेस इंटेलिजेंट बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला हमें, चंदन इज लेस इंटेलिजेंट दैन दिलीप। अब हमें चंदन और दिलीप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको एज इट इज रहने देंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, बिदान इज लेस इंटेलिजेंट दैन चंदन, ठीक है। बिदान जो है वो लेस इंटेलिजेंट है चंदन से, तो हम क्या करेंगे, बिदान के आगे चंदन को लिख देंगे, ठीक है। एंड अरविंद इज मोर इंटेलिजेंट दैन मोहन, अरविंद जो है वो मोहन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम इधर मोहन को लिख देंगे, ठीक है। अब हमारी अरेंजमेंट में एक सेंटेंस हमने छोड़ा था कि चंदन इज लेस इंटेलिजेंट दैन दिलीप, दैट मीन्स दिलीप क्या हो जाएगा हमारा, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, समझा। तो हमारी सारे सेंटेंसेस भी खत्म हो चुके हैं और हमारी अरेंजमेंट जो है वो भी बन चुकी है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, विच चाइल्ड इज मोस्ट इंटेलिजेंट, कौन सा चाइल्ड सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो है हमारा दिलीप। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, दिलीप जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब हमें क्या है, यहाँ पे थोड़ा कोडिंग का पार्ट दिया हुआ है। डॉलर क्या इंडिकेट कर रहा है, फादर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। लेस देन क्या इंडिकेट कर रहा है, वाइफ इंडिकेट कर रहा है। ग्रेटर देन क्या इंडिकेट कर रहा है, डॉटर। एंड एट द रेट क्या इंडिकेट कर रहा है, सन। इसको देख के कंफ्यूज भी नहीं होना है और डर भी नहीं जाना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। H is greater than R, that means H is the daughter of R. इतना बना लेंगे हम, जैसा जैसा बोला है उसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक साथ कभी जब भी हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ रीड नहीं करना है, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन बढ़ जाता है और हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी तरह उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोला है, R$S। R$S का रिलेशन क्या हो जाएगा कि R इज़ द फादर ऑफ S, तो R को फादर बना दिया S का, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, S एट द रेट बोला है। एट द रेट क्या होता है, सन होता है। S इज द सन ऑफ T, मतलब S जो है वो सन हो गया T का, दैट मीन्स R ने शादी कर ली है T के साथ, मतलब कि वो हस्बैंड हो जाएगा T का, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, S इज द सन ऑफ T, ठीक है। देन लास्ट क्या है, T इज ग्रेटर दैन N। ग्रेटर मतलब क्या होता है, डॉटर। T इज द डॉटर ऑफ N, मतलब कि N ऊपर आ जाएगा। अब N का हमें यहाँ पे कोई जेंडर डिफाइन है नहीं है,
ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ h इज रिलेटेड टू n इन द एक्सप्रेशन। h जो है वो n से क्या रिलेट करता है, तो h क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर n की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। h का रिलेशन पूछा है n से, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बात एक बताना, मैंने जिस तरह सॉल्व किया है, मैंने यहाँ पे सर्कल को बोला है फीमेल एंड जो स्क्वायर है उसको कंसिडर किया है मेल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है, और जो मैं स्टार से इंडिकेट करती हूँ वो होता है कपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्कल था जो हमने कंसिडर किया वो फीमेल थी, जो स्क्वायर था वो मेल था, एंड जो स्टार जो मैंने बनाया था बीच में वो कपल इंडिकेट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आओगा। तो ये 10 क्वेश्चंस जो थे रीजनिंग के पूछे गए थे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे अब जनरल अवेयरनेस के, और उसमें का सबसे पहला क्वेश्चन है, मरगाजी फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू रिजॉइस द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मरगाजी फेस्टिवल ऑफ डांस और म्यूजिक ये सेलिब्रेट किया गया, तो ये क्यों सेलिब्रेट किया, किसके फर्स्ट एनिवर्सरी पे इसे सेलिब्रेट किया गया, तो इसका आंसर था मद्रास म्यूज़िक एकेडमी। मद्रास म्यूज़िक एकेडमी को फर्स्ट एनिवर्सरी था, इसलिए मरगाजी फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूज़िक को सेलिब्रेट किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ कोस्टल लाइन ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो हमें बोला इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि हमारा बे ऑफ बंगाल की समुद्र तट से नहीं जुड़ा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे एक मैप मैंने आपको दिया हुआ है, उसको आपको ऑब्जर्व करना होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो बांग्लादेश आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये हमारी कोस्टल लाइन है। ठीक है, ये हमारा समुद्र तट है, कोस्टल लाइन मतलब होता है समुद्र तट। इस समुद्र तट से बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, तो ये करेक्ट है। म्यांमार, अगेन म्यांमार ऑल्सो कनेक्टेड। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से वो भी कनेक्टेड है। देन भूटान, भूटान कहाँ पे आता है हमारा, इंडिया के ऊपर में, मतलब कि नॉर्थ साइड में, चाइना के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आता है भूटान, तो भूटान आपको ये कोस्टल लाइन पे नज़र भी नहीं आ रहा होगा, नीचे के साइड नहीं होता है वो। ठीक है, तो वो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भूटान। और बचा हुआ जो ऑप्शन है श्रीलंका, वो भी कनेक्टेड है, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे जो नहीं है कोस्टल लाइन से कनेक्टेड वो है हमारा भूटान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। अभी यहाँ पे मैप मेंशन था, इसलिए आपको इजीली समझ आ गया, आपको एग्जाम में मैप नहीं आने वाला है, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि बे ऑफ बंगाल से कौन सी कंट्रीज जो है वो कनेक्टेड है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, योमारी पुनेही इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। योमारी पुनेही ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये कौन से कंट्री में मनाया जाता है, तो आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। ठीक है, नेपाल में ये हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एज ऑन नवंबर 2019 हु इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उन्होंने पूछा था, पेपर जब हुआ था उसके अकॉर्डिंगली नवंबर 2019 में कैबिनेट मिनिस्टर कॉमर्स और इंडस्ट्री के कौन है। ठीक है, तो आंसर था पीयूष गोयल, एंड करंटली ऑल्सो वो कैबिनेट मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष गोयल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच किंग ऑफ द पुष्यभूति डायनास्टी वॉज ऑल्सो नोन एज सकलोत्तरा पथनत। पुष्यभूति डिनास्टी के कौन से राजा थे जिन्हें सकलोत्तरा पथनत बोला जाता था, तो वो थे हमारे हर्षवर्धना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धना जो थे वो पुष्यभूति डायनास्टी के थे जिन्हें सकलोत्तरा पथनत बोला जाता था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा महावेली। आपको नीचे के चार्ट में नजर ही आ रहा होगा कि काला ओया जो है वो 148 किलोमीटर्स की है, महावेली जो है वो 335 किलोमीटर्स की है, दैन केलानी जो है वो 145 किलोमीटर्स की है, एंड मालवाथू जो है वो 164 किलोमीटर्स की है। तो मालावेली जो है वो 335 किलोमीटर्स की है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है श्रीलंका की, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर वॉज द स्टेट ऑफ नागालैंड फॉर्मली इनॉग्रेटेड एज द 16th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन।
तो कौन से साल में नागालैंड जो है वो 16वां स्टेट बना था हमारे इंडिया का, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो बना था 1963 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1963। नागालैंड का स्टेटहुड डे कौन से दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड 1 दिसंबर 1963 को इसे इनॉग्रेट किया गया था और ये हमारे इंडिया का 16th स्टेट बन चुका था 1 दिसंबर 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। According to OECD, an investment of -% or above from overseas is considered as FDI. FDI का फुल फॉर्म होता है Foreign Direct Investment। तो अकॉर्डिंग टू OECD कितना परसेंटेज के ऊपर की इन्वेस्टमेंट जो कि हमें ओवरसीज़ मतलब कि बाहर की कंट्रीज से आती है उसे हम FDI कंसिडर करेंगे? तो आंसर होगा 10%। OECD ने ऐसा बोला है कि 10% के ऊपर की जो भी इन्वेस्टमेंट हमें मिलती है ओवरसीज़ मतलब बाहर की कंट्रीज से उसे हम FDI कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10%। OECD का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में एंड OECD जो फाउंड हुआ था वो हुआ था 1961 में। एंड OECD के जो मेंबर्स है वो है 37 कंट्रीज़, ठीक है। ये थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिस होता है उसमें का जो कमिश्नर होता है उसकी टर्म कितनी सालों की होती है जो भी मेंबर्स होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 ईयर्स। 6 ईयर्स और until they attain the age of 65 years, मतलब कि एक तो 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर या फिर 6 ईयर्स। अगर वो 65 ईयर्स के पहले ही हो गए और उन्हें 2 साल ही काम किया तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 65 ईयर्स और 6 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ये था यूपीएससी के लिए, ठीक है। बट अगर आपको पूछा गया SPSC, यूपीएससी मतलब क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बट आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बोला गया तो जो भी चेयरमैन होता है और जो भी मेंबर होता है उस कमीशन का वो 6 ईयर्स तो उसकी टर्म होती है, लेकिन स्टेट वालों के लिए जो एज बोली वो होती है 62 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो आपको यूपीएससी के लिए ध्यान में रखना है 65, स्टेट उससे नीचे माना जाता है, दैट मीन्स 3 साल से नीचे, जो कि हो जाएगा आपका 62 ईयर्स, लेकिन टर्म जो होता है वो सेम ही होता है, दैट इज 6 ईयर्स। ओके, सो आपको ध्यान में रखना होगा 6 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चाइनीज मैन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन स्विमिंग। कौन सा फर्स्ट चाइनीज मैन है जिसने ओलंपिक गोल्ड मेडल स्विमिंग में जीता? तो वो थे सु यांग। ऑप्शन ए सु यांग इसका सही आंसर होगा। सु यांग जो एक चाइनीज थे जिन्होंने ओलंपिक में फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया, ठीक है। तो ये थे हमारे अभी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, ठीक है। हमने देखा रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस, आफ्टर दैट हमने देखा 10 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश की ओर। इंग्लिश का सबसे पहला क्वेश्चन होगा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें कुछ वर्ड्स दिए, उसका हमें सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग, ठीक है। कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट मतलब क्या होता है? किसी की निंदा करना, ठीक है। तो उसका हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी हेट्रेड। हेट्रेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन ए क्या है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब होता है आदर करना। ऑप्शन बी क्या है? अफेक्शन। अफेक्शन मतलब क्या होना है? स्नेह। आपको इस टेबल में उसका इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों नजर आ रहा है। एस्टीम मतलब क्या होता है? आदर करना। एंड हेट्रेड मतलब क्या होता है? किसी की घृणा करना, अगेन किसी की निंदा करना। तो वो कॉन्टेम्प्ट का सेम मीनिंग होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें फिल इन द ब्लैंक दिए, उसमें एक बेस्ट ऑप्शन को वहाँ पे फिल करना है। सेंटेंस है हमारा पीपल आर गेटिंग फेड अप। अब फेड अप ये एक फ्रेज है और इसके साथ आता है विथ। तो आंसर होगा इधर बी और डी। फेड अप विथ हम जब यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट जब फ्रेज बनती है तो फेड अप विथ ही होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इधर ऑप्शन बी और डी। अब इसमें से कौन सा सही है हम दोनों को रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। तो फेड अप विथ हिज ट्रेंडिंग कंप्लेंट्स और फेड अप विथ हिज कॉन्स्टेंट कंप्लेंट। हम कॉन्स्टेंट कंप्लेंट की वजह से फेड अप हो जाता है,
ठीक है, पीपल जो है वो कांस्टेंट कंप्लेंट की वजह से फेड अप हो गए थे, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ट्रेंडिंग कंप्लेंट्स कभी नहीं होती है। सेंटेंस में क्या बोला है, पीपल आर गेटिंग फेड अप विद, लोग जो है वो कांस्टेंट कंप्लेंट की वजह से फेड अप हुए, ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन डी का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। अब ये हमें इडियम दी है, जो भी कलर्ड पार्ट है और अंडरलाइंड है वो एक इडियम है, उसका हमें मीनिंग बताना है। माई ब्रदर इज ऑलवेज सीन इन द कंपनी ऑफ आर्टिस्ट, बर्ड्स ऑफ द सेम feather फ्लॉक टुगेदर। तो अब हमें ये जो बर्ड्स ऑफ द सेम feather एंड फ्लॉक टुगेदर का मीनिंग बताना है, तो इसका मीनिंग होगा आपका, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पीपल विथ सिमिलर इंटरेस्ट हैंग आउट टुगेदर। मतलब मेरा जो भाई है वो उन्हीं लोगों के कंपनी में रहता है जो उसके सिमिलर इंटरेस्ट के होते हैं। तो ये जो था हमारा बर्ड्स ऑफ द सेम feather एंड फ्लॉक टुगेदर, इसका मीनिंग होता है पीपल विद द सिमिलर इंटरेस्ट हैंग आउट टुगेदर, ठीक है। मतलब जो सेम इंटरेस्ट के, मेरे भाई का जो इंटरेस्ट है वो उन्हीं लोगों के साथ रहता है, उन्हीं लोगों के कंपनी में रहता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब वर्ड क्या है हमारा, परसिस्ट, हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम मतलब कि अपोजिट मीनिंग, तो परसिस्ट मतलब क्या होता है, कायम रहना, परसिस्टेंट रहना, लगे रहना, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, सीज, सीज मतलब कि क्या हो जाता है, बंद करना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीज। एंड्योर मतलब क्या होता है, सफ़र करना, ठीक है, सफ़र करना, सफ़र समथिंग पेनफुल और डिफिकल्ट पेशेंटली। देन आपका कंटिन्यू मतलब कि आपको पता है सेम मीनिंग हो जाएगा, कंटिन्यू मतलब कि परसिस्ट, लगे रहना, एंड मल्टीपल मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना कोई भी चीज़ को। तो हमें परसिस्ट का जो एंटोनिम चाहिए था तो वो हो जाएगा सीज, दैट इज बंद करना, एंड परसिस्ट मतलब कि लगे रहना, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनमें से हमें करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड फाइंड आउट करना है। आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलोक्वेल। कोलोक्वेल मतलब कि बोलचाल की भाषा, ठीक है। कोलोक्वेल मतलब क्या होता है, बोलचाल की भाषा, कन्वर्सेशनल या फिर हम जैसे बात करते हैं उसे कहा जाता है कोलोक्वेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, कोलोक्वेल इसका करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी सारे स्पेलिंग्स जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब हमें इनमें से करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से 3 जो है वो गलत है और 1 जो है वो सही है। वो सही कौन सा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस जब हम रीड करते हैं, द जूरी द अक्यूज फाइंड द पर्सन गिल्टी, ऐसा सेंटेंस कभी फ्रेम नहीं होता है, द जूरी द अक्यूज ऐसा हम कभी नहीं बोलते, तो ये सेंटेंस पढ़ने में ही गलत लग रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी जो है वो है द जूरी फाउंड द अक्यूज पर्सन गिल्ट, गिल्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा गिल्ट, गिल्टी ही आएगा, गिल्ट हम ऐसा नहीं बोलते, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी क्या है हमारा, द जूरी फाउंड द पर्सन गिल्टी अक्यूज्ड, इसका फ्रेमिंग ही गलत है, ठीक है, जो फ्रेमिंग हुआ है वो गलत है। क्यों, क्योंकि जूरी क्या है, नाउन है, फाउंड क्या है हमारा वर्ब है, और एडजेक्टिव क्या है हमारा, गिल्टी है। तो वो कैसा होना चाहिए, जो सेंटेंस जो बनना चाहिए वो कैसा फॉर्म होना चाहिए हमारा, नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव। यहाँ पे कैसा फॉर्म हुआ, वो करेक्टली सेंटेंस फ्रेम ही नहीं हुआ, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी जो है, द जूरी फाउंड द अक्यूज पर्सन गिल्टी, जूरी ने जो अक्यूज पर्सन की, जूरी ने क्या किया, जिस पे आरोप लगाया गया था उसकी गिल्टी को घोषित कर दिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द जूरी फाउंड द अक्यूज पर्सन गिल्टी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। अभी हमें इस फिल इन द ब्लैंक में मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन को फिल करना है। हमारा सेंटेंस है, माई यंगर सन इज वेरी सेंसिटिव, ही हैज टेकन डैश हीज मदर। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि मेरा जो छोटा बेटा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो कि अपनी माँ पर गया है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ टेकन आफ्टर हीज मदर, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। डैश कॉमेडियन अनाउंस दैट इन हिज नेक्स्ट परफॉर्मेंस ही वुड डेमोन्स्ट्रेट डैश अ डैश न्यू ट्रिक। अब यहाँ पे कॉमेडियन बोला है, कॉमेडियन क्या है, एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन है, तो उसके आगे ऑलवेज द लगता है। तो पहले क्या आ जाएगा, द कॉमेडियन अनाउंस दैट इन हिज नेक्स्ट परफॉर्मेंस ही वुड डेमोन्स्ट्रेट न्यू ट्रिक। न्यू ट्रिक जो होगी एक
ट्रिक बताने वाला है, मतलब कि क्या आ जाएगा यहाँ पे अ आ जाएगा। और एन जो है एक और यहाँ पे इसलिए अ आ सकता है क्योंकि एन जो है वो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले ऑलवेज अ आता है और वॉवेल्स के सामने एन आता है। तो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो कॉन्सोनेंट है इसलिए अ आएगा, या फिर वो एक ट्रिक बता रहा है अ इसलिए वहाँ पर अ आएगा। ट्रिक बता रहा है, वो ऐसा ट्रिक्स नहीं बोला गया है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर अ आएगा। तो पहला हमारा जो सेंटेंस बन जाएगा वो बन जाएगा द कॉमेडियन अनाउंस दैट इन हिज नेक्स्ट परफॉर्मेंस ही वुड डेमोन्स्ट्रेट अ न्यू ट्रिक। कॉमेडियन जो था वो नाउन था पर्टिकुलर, इसलिए वहाँ पे द लगाया गया। न्यू ट्रिक बोला गया इसलिए अ लगाया गया, और एन जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए भी वहाँ पर अ लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए, इसके लिए हमें एक वन वर्ड हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, अ मैन विद द फेमिनाइन क्वालिटीज। ऐसा मैन जिसमें फेमिनाइन क्वालिटीज होती है उसे हम कहते हैं ऑप्शन बी एफिमिनेट। एफिमिनेट मतलब होता है अ मैन विद द फेमिनाइन क्वालिटीज, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी एफिमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे हमें कंजंक्शन को फिल करना है। द कॉप टोल्ड देम टू क्लियर आउट डैश दे सिम नॉट टू हियर। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, पहला सेंटेंस जो है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, बट सेकेंड सेंटेंस क्या बोला जाता है, दे सिम नॉट टू हियर, मतलब कि उन्होंने नहीं माना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑप्शन डी नेवरदलेस, ठीक है। पुलिस ने उन्हें कहा कि क्लियर आउट कर लो, नेवरदलेस मतलब कि फिर भी उन्होंने वो बात नहीं मानी। ऐसा पता चला कि उन्होंने वो बात नहीं सुनी, इसलिए यहाँ पे क्या आया, नेवरदलेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नेवरदलेस। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। आई होप आपको रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जो भी जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, वो सारे समझ आए होंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि नेक्स्ट सेशन जब भी आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप चाहते हो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए आपको और भी सेशंस मिले, आपको क्या जो भी सेशंस चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, तो आपको उसके लिए कमेंट करना है, ताकि हम नेक्स्ट सेशन आपके लिए उसी तरह लेकर आए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।